देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, एन एसी वोल्टेज है, एक एसी वोल्टेज दी हुई है। आपको ये वाला जो क्वेश्चन है अगर ये समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट में 7 टाइप के सर्किट्स हैं, तो उनमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे आप, किसी भी सर्किट का। बट ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए उसके लिए, मतलब आपसे 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं और इसके अंदर हर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया एसी के। ठीक है, देखिए एक एसी वोल्टेज आपको दी हुई है और इसके अंदर ये एलसीआर सर्किट है, राइट। ये वाला है एक एलसीआर सर्किट, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये इंडक्टर एक, ये कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, और यहाँ पर ये एसी सोर्स है यहाँ पे, राइट। ये जो इंडक्टर है इसकी इंडक्टेंस दे रखी है आपको 0.2 हेनरी, इसकी इंडक्टेंस दे रखी है 0.2 हेनरी, और जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस दे रखा है आपको 4 × 10⁻³ फैराड, 4 × 10⁻³ फैराड, और इसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो 5 ओम दे रखा है, राइट। और वोल्टेज की इक्वेशन लिखी हुई है, वोल्टेज की इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है 100√2 साइन ऑफ 50t प्लस π/2, ये वोल्टेज की इक्वेशन लिखी हुई है। वोल्टेज की इक्वेशन लिखी हुई है 100√2 साइन ऑफ 50t प्लस π/2, और इंडक्टेंस दी हुई है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। आपसे 5 बातें पूछी गई हैं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहली बात आपको इसके अंदर बतानी है करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की वैल्यू कितनी होगी। सेकंड आपको इस बात का बताना है वीएल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। थर्ड आपको इसके अंदर बताना है वीसी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, और फोर्थ आपको बताना है इसमें वी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा इसमें, और फिफ्थ नंबर पे आपको इसमें बताना है एवरेज पावर डेसिपेशन कितना होगा, एवरेज पावर डेसिपेशन कितना होगा। ठीक है, इन 5 बातों के जवाब देने हम। देखो ये वाली वोल्टेज देके ये 5 बातें आपसे पूछ रहे हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सोचें, कैसे करें। ठीक है, करते हैं शुरू। इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए आप वोल्टेज दी हुई है, ये वाली वोल्टेज चाहे तो आप ये कह सकते हो कि एसी सोर्स की वोल्टेज है, चाहे आप ये कह सकते हो कि इन तीनों के अक्रॉस जो नेट वोल्टेज है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके तो तीनों का मिला के जो नेट वोल्टेज है वो इतनी बन रही है टाइम के फंक्शन के साथ, तीनों के अक्रॉस मिला के। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करना अपने को, एक तो अपने को इनकी इक्वेशन लिखने के लिए करंट की वीएल, वीसी, वीआर, इन चारों की इक्वेशन लिखने के लिए इन चारों की पीक वैल्यू का पता होना जरूरी है। इन चारों की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू क्या आएगी इनकी, और एक इनके अलावा इन सब का फेज एंगल भी पता होना जरूरी है कि इनका फेज एंगल क्या होगा। यहाँ पर जो नेट वोल्टेज है इन तीनों के अक्रॉस, उस नेट वोल्टेज का फेज एंगल दिया हुआ है 50t प्लस π/2, तो आपको इनका फेज एंगल भी बताना है। कैसे करें इस वाले क्वेश्चन को सोल्व, इसके लिए सबसे पहले तो आप कॉमन फेजर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक कॉमन फेजर डायग्राम बना लीजिए आप। इधर तो दिखाएंगे आप इसके अंदर आई नोड, ठीक है, इधर दिखाएंगे वी नोड आर, ऊपर दिखाएंगे वी नोड एल, और नीचे दिखाएंगे वी नोड सी। इसमें बाय द वे तीनों ही है, ठीक है, इसमें तीनों ही है बाय द वे। तो इसमें ऐसा करो आप, इसको करने के लिए इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आप ना एक्सएल, एक्सआर, एक्ससी इन तीनों की वैल्यू निकाल लो। एक्सएल, एक्सआर और एक्ससी की वैल्यू निकालते हैं। ऐसा करो, सबसे पहले तो एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा एल, ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 50, एल की वैल्यू यहाँ पे 0.2, तो 10 ओम आएगी। ये तो एक्सएल की वैल्यू होगी। एक्ससी की वैल्यू, एक्स हो जाएगा 1/ω_c, ओमेगा की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 4 × 10⁻³ यानी कि ये आएगा 1/200 × 10⁻³ यानी 10⁻1 10/2, 5 ओम आ गया बाय द वे, 5 ओम। फिर हमें निकालना है एक्सआर की वैल्यू, वो दे ही रखी है आपको 5 ओम, वो आर के बराबर ही हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 3 केसेस बनते थे इसके अंदर एलसीआर सर्किट में। एक तो हो सकता है कि वी नोड एल बढ़ाओ वी नोड सी से, तो नेट वोल्टेज ऊपर बन जाएगी, और ये हो सकता है कि वी नोड सी बड़ा है वी नोड एल से, तो नेट वोल्टेज नीचे बन जाएगी। और एक अगला केस ये था कि दोनों बराबर हो। तो ये देखते हैं इनमें से कौन सा केस सेट बैठ रहा है इसमें। एक्सएल 10 ओम है
और एक्सी 5 ओम है, एक्सएल बड़ा है ना एक्सी से, तो इसका मतलब नेट वोल्टेज ऊपर ही आएगी, वी नोट एल बड़ा है इसमें। हाँ जी, फेज एंगल पाई बाय 2 गिवन है, वोल्टेज का गिवन है। हाँ जी, अब बताओ। ये किसने कहा कि वोल्टेज जो है वो मतलब जो है वो करंट से आगे होगा या करंट वोल्टेज से आगे होगा? इस क्वेश्चन में कैसे बता सकते हो आप डायरेक्ट? क्या करंट के रिस्पेक्ट में होती है? कोई बात नहीं, इसके अंदर ना कुछ भी हो सकता है, हमें पहले इसमें ऐसे नहीं बता सकते हम डायरेक्ट। इसके अंदर जो ना हो सकता है वी नोट सी बढ़ाओ, ये भी हो सकता है वी नोट एल बढ़ाओ, कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें, ठीक है? वो तो गिवन होगा आपको, ठीक है ना, सोल्व ही करके देखना पड़ेगा। अब सुनो, वी नोट एल और वी नोट सी के अंदर आपको ऐसा करना है, इसके अंदर इस क्वेश्चन को करने के लिए, फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम करो, एक्सेल बड़ा एक्सी से, यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्सी, ठीक है? एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्सी। अगर एक्सेल बड़ा एक्सेस है तो यानी कि यहाँ पे जो केस बनेगा वो बनेगा इस केस के अंदर, इसमें नेट वोल्टेज ऊपर की तरफ हो जाएगी, यानी कि केस ऐसा बनेगा, इसमें नेट वोल्टेज ऊपर की तरफ आएगी। एक तो आएगा वी नोट एल माइनस वी नोट सी, तो इधर बनाओगे, ऊपर बनाओगे, इधर वी नोट आर बनाओगे और यहाँ पे आई नोट बनाओगे, और जो नेट वोल्टेज है वो इधर बनाओगे आप। ये आपके पास आएगी इधर वी नोट आर का स्क्वायर प्लस वी नोट एल माइनस वी नोट सी का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये आएगी नेट पीक वोल्टेज, ठीक है ना? और पीक वोल्टेज बाय द वे अपने को पता भी है 100√2। इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, आई नोड अंडर रूट ऑफ एक्स आर स्क्वायर माइनस प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है? इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है 100√2, ठीक है ना? तो आप ऐसा करो, आई नोड, अच्छा ये इंपीडेंस है यहाँ पे, देखो आप ये इंपीडेंस ये वाला है, पहले इंपीडेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो ठीक है? इंपीडेंस की वैल्यू हो जाएगी इस केस के अंदर एक्सआर का स्क्वायर, एक्सआर की वैल्यू हो जाएगी 5 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी यानी कि 10 माइनस 5 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये आ गया आपके पास 5√2, ये इंपीडेंस की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे वी नोट बाई आई नोट की वैल्यू होगी यहाँ पे 5√2, वी नोट बाई आई नोट की वैल्यू 5√2, और इट इंप्लाइज दैट यहाँ पे आई नोट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे वी नोट डिवाइड बाई 5√2, ये आ जाएगी आपके पास वी नोट बाई 5√2, वी नोट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 100√2, वी नोट की वैल्यू 100√2 और आई नोट की वैल्यू 5√2, तो आपके पास 20 आ गया, आपके पास 20 एम्पियर। ये आपके पास आई नोट की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई नोट 20 एम्पियर। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक क्लियर आपको? हमें इसके अंदर जो करंट जो चलेगा ना, उस करंट की पीक वैल्यू पता लगी, हमें करंट की पीक वैल्यू पता लगी इस केस के अंदर, एंड द पीक वैल्यू ऑफ द करंट इज 20 एम्पियर। ये करंट की आपके पास पीक वैल्यू है, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट 20 एम्पियर, राइट? अब ऐसा करो, इसके अंदर हमें डेल्टा फाई भी निकालना है, ठीक है ना? डेल्टा फाई निकालना है इसमें, डेल्टा फाई। तो आप ऐसा करो, डेल्टा फाई निकालने के लिए यहां पे लिखोगे टेंजेंट डेल्टा फाई, टेंजेंट डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाएगी दिस अपॉन दिस। कहने का मतलब ये आप सोल्व करोगे ना, ये बनेगा एक्सएल माइनस एक्सी बाय में एक्सआर, ठीक है ना? क्योंकि दिस अपॉन दिस करोगे ना आप, वी नोट एल माइनस वी नोट सी बाय वी नोट आर करोगे तो उसमें आई नोट कॉमन आ जाएगा और फिर वो आई नोट से आई नोट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी बाय एक्सआर, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये आएगा एक्सएल माइनस एक्सी, ये बनेगा 5 और एक्सआर की वैल्यू बाय द वे 5 है, 1 आएगा यहाँ पे, तो डेल्टा फाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे π/4 आएगी, यानी 45 डिग्री। तो आपके पास ये वाला एंगल आ गया, डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गई। फेज डिफरेंस हमें पता लग गया। इसके अंदर बाय द वे फेज डिफरेंस पूछता, आप बता सकते थे, करंट की पीक वैल्यू पूछता, आप बता सकते थे, आपसे इंपीडेंस पूछा जाए आप बता सकते हो, ठीक है? इतनी सारी बातें तो आप बता सकते हो, बट इसने पूछा तो कुछ और ही है। अब एक काम करो आप, जैसे कि हमें करंट की इक्वेशन लिखनी है, अब एक काम करो, इसने जो है ना नेट वोल्टेज, हमारी नेट वोल्टेज जिस तरफ आ रही है और इसने इसको रेफरेंस भी मानना है, सॉरी इसने इसको रेफरेंस नहीं मानना, वोल्टेज की इक्वेशन में ये प्लस π/2 ऐड कर रहा है, वोल्टेज की इक्वेशन में प्लस π/2 ऐड कर रहा है, यानी कि वोल्टेज का इनिशियल फेज एंगल π/2 मान रही है। इसमें टाइम की वैल्यू 0 पुट करो तो इनिशियल फेज एंगल वोल्टेज का π/2 होगा ना कि 0 नहीं है। इसका मतलब रेफरेंस ही ये वाली लाइन ले रहा है, दिस लाइन इज रेफरेंस लाइन। वोल्टेज तो इधर है और ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो इधर भी 45 ले लो, इधर ये रेफरेंस है। इसका मतलब
यहाँ पे कोई भी जो एक इक्वेशन देगा ना और जो भी उसका इनिशियल फेज एंगल देगा उससे हमें रेफरेंस पता लग जाएगा किसको रेफरेंस लेके चल रहा है। ये रेफरेंस इस लाइन को लेके चल रहा है, ना तो इसने रेफरेंस इस लाइन को लिया, ना इस लाइन को, ना इस लाइन को, ना इस लाइन को, किसी लाइन को इसने रेफरेंस नहीं लिया, रेफरेंस इस लाइन को ले रही है। क्योंकि जो हमारी नेट वोल्टेज आ रही है वो इधर आ रही है, एक्स एक्सिस 45 डिग्री एंगल पे इधर, बट इसका भी ये फेज एंगल पाई बाय 2 बोल रहा है कि इसका इनिशियल फेज एंगल पाई बाय 2 है। इसका मतलब रेफरेंस ये वाली लाइन है। हाँ जी, ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते कि रेफरेंस ये वाली लाइन है इसके? मान गए आप कि रेफरेंस ये वाली लाइन है इसके अंदर। अब हमें रेफरेंस पता लग गया, ठीक है, हमें रेफरेंस पता लग गया। हमें रेफरेंस पता लग गया तो सबके फेज एंगल पता लग गया। अभी हमें इनिशियल फेज एंगल सभी के पता लग गए। देखो करंट का इनिशियल फेज एंगल पता है क्या होगा? पाई बाय 4 होगा, 45 डिग्री होगा। करंट का इनिशियल फेज एंगल क्या होगा? पाई बाय 4। वोल्टेज का इनिशियल फेज एंगल क्या होगा? नेट वोल्टेज का पाई बाय 2। वी नोट एल का, वी एल का, ठीक है ना। इसके तो यहां बना रहा हूं मैं, यहाँ पे ये लाइन है रेफरेंस लाइन, यहाँ पे थोड़ी घिचड़ी सी बनी हुई है, रेफरेंस लाइन ये वाली है और ये पीक वोल्टेज यहाँ पर ये है। तो नेट वोल्टेज का फेज एंगल है पाई बाय 2, ये वाला एंगल है 45 डिग्री और ये वाला एंगल है 45 डिग्री। नेट वोल्टेज का जो फेज एंगल है रेफरेंस से 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे। वी आर का फेज एंगल है, इनिशियल फेज एंगल 45 डिग्री। वी एल का इनिशियल फेज एंगल है 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 है 135 है। और वीसी का इनिशियल फेज एंगल है -45, रेफरेंस है मतलब -π/4 होगा इसका इनिशियल फेज एंगल, -π/4। ये इसने यहाँ पे ये वाली चीज देखे कि वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज इसका इनिशियल फेज एंगल इसने π/2 दे दिया नेट वोल्टेज का। हमने नेट वोल्टेज की डायरेक्शन निकालनी किधर होगी और नेट वोल्टेज की डायरेक्शन निकाली और वो भी π/2 है उसका भी फेज एंगल। तो इससे हमें रेफरेंस पता लग गया क्या यूज कर रहा है रेफरेंस, और रेफरेंस का पता लगते ही हमें सभी के फेज एंगल पता लग जाएंगे। अब आसान है काम। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं बचा। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए आप इसके अंदर मैं इस वाले पोर्शन को रब कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर जो डेटा है मैं उसका यूज कर, मैं लिख लेता हूँ उस डेटा को। देखो इसके अंदर एक तो एक्सएल की वैल्यू निकाली थी, इसके अंदर हमने 10 ओम, एक्सी की वैल्यू हमने निकाली है 5 ओम, एक्सआर की वैल्यू हमने निकाली है 5 ओम, ठीक है जी। एक हमने टेंजेंट डेल्टा फाई की वैल्यू तो 45 डिग्री पता ही है। एक हमने जेड की वैल्यू 5√2 लिखी रखी है और आई नोट की वैल्यू 20 एम्पियर। जेड की वैल्यू हमने निकाल ली 5√2। इसमें इन्फॉर्मेशन निकालते रहो आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये 20 एम्पियर होगी और डेल्टा फाई की वैल्यू यहाँ पे π/4 होगी। हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट की है, ठीक है। अब मैं इस वाले पोर्शन को रब कर रहा हूँ। सुनिए आप, इधर क्या बताइए आई नोड, इधर क्या बताइए वी नोड आर, ऊपर क्या बताओ वी नोड एल, इधर क्या है और इधर क्या है 45 डिग्री एंगल पे नेट वोल्टेज वी नोड है, ठीक है। और ये वाली लाइन क्या बताइए, और ये वाला एंगल भी कितना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखते हैं यहाँ पे। बताइए वी नोड आर लिखोगे पहले तो वोल्टेज की पीक वैल्यू क्या होगी, आई नोड एक्स आर, आई नोड एक्स आर यहां लिख लेते हैं सबकी वैल्यू। वी नोड आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नोड एक्स आर। वी नोड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नोड एक्स सी। और वी नोड एल की वैल्यू हो जाएगी आई नोड एक्स एल। आई नोड की वैल्यू कितनी यहाँ पे 20, एक्स आर कितना है, आई नोड 20, एक्स आर है 5, 100 आएगा ये। वी नोड सी की वैल्यू आई नोड एक्स सी, आई नोड 20, एक्स सी की वैल्यू 5, ये भी 100 वोल्ट आएगा। आई नोड एक्सएल, आई नोड की वैल्यू 20 और एक्सएल की वैल्यू 5, ये भी कितना आ रहा है भाई, तो नहीं 10 है ये 200 बनेगा। अब सुनो आप वी आर की वैल्यू, वी आर लिखने के लिए पहले तो इसके वी नोड आर लिखोगे 100, फिर लिखोगे साइन ऑफ, फिर लिखोगे ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 50 टी आ जाएगा यहाँ पे। और इसका इनिशियल फेज एंगल क्या होगा बताइए, रेफरेंस से कितने एंगल पर है ये 45 पे, रेफरेंस से 45 पे है तो π/4 करोगे आप इसमें, ये आएगा। अब मैं इसके अंदर लिखना है वी नोट सी, सॉरी वी सी की वैल्यू लिखनी है। वी सी की वैल्यू बताओ कैसे लिखोगे, वी नोट सी लिखो पहले तो। वी नोट सी कितना है यहाँ पे 100, साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा टी कितना हो जाएगा 50 टी। अब ये π/4 पीछे है रेफरेंस से इनिशियली, तो माइनस का π/4 लिखोगे आप इसमें।
फिर हमें लिखना है इसके अंदर VL की वैल्यू लिखनी है, V नोट L कितना है यहाँ पे 200 साइन ऑफ ओमेगा टी यानी कि 50t आएगा। और ये बताइए रेफरेंस से कितना आ गया 135 π/2 प्लस π/4, ये बनेगा 3π/4 प्लस का 3π/4 आएगा यहाँ पे। अब एक हमें इसके अंदर निकालना करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। करंट आई नोड की वैल्यू कितनी यहाँ पे 20 साइन ऑफ ओमेगा टी यानी कि 50t। ओमेगा तो सेम ही रहेगा हर केस के अंदर, ठीक है। जो शुरू में वोल्टेज के लिए ओमेगा दे दिया वही करंट के लिए ओमेगा, वही सब के लिए ओमेगा वही रहेगा 50t। और करंट तो ये रेफरेंस से कितना आ गया है π/4 आ गया है, तो प्लस का π/4 आएगा, ये आंसर आएगा इसका। क्या कह रहे हो? ये वाले चारों के चारों समझ में आ गए होंगे आपको, कोई डाउट है इसके अंदर? एक हमें एवरेज पावर डेसिपेशन निकालना है, तो P एवरेज होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कोस डेल्टा फाई। इसके अंदर ये बताइए VRMS की वैल्यू, इसमें पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है यहाँ पे 100√2, तो इसको √2 से डिवाइड करोगे, V नोट बाई √2 होता है 100 आएगा। IRMS कितना आएगा? वोल्टेज की पीक, करंट की पीक वैल्यू क्या है 20 है, 20 बाई √2 करोगे 10√2 बनेगा, 10√2 बनेगा IRMS। cos डेल्टा फाई यानी कि cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2, कितना आंसर आएगा 1000 जूल पर सेकंड, या वोट में बोल सकते हो आप 1000 वोट, ये आंसर इसका। समझ में आ गया होगा आपको?